Hello, hi. Today we discuss the variation after the ratio. The next topic is a variation. So, what is the meaning of variation ना? तो इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है आज देख लेते हैं। पहले एजेंडा क्या है। वी डिस्कस टुडे डायरेक्ट वेरिएशंस, इनवर्स और इनडायरेक्ट वेरिएशन एंड थर्ड इज जॉइंट वेरिएशन। ठीक है। सो थ्री टाइप ऑफ वेरिएशन: डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन एंड joint variation. So let's discuss one by one, right? What does mean of direct variation? Direct variation का मतलब क्या होता है? ठीक, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? When two variable are related directly, मतलब कोई भी दो वेरिएबल्स होंगे जो अननोन होंगे हमारे पास, वो डायरेक्टली रिलेट करेंगे। जैसे उसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे मान लो कि कोई एक चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, तो उसी तरीके से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। या तो अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होगा। तो दैट मीन्स डायरेक्ट, राइट? तो अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, और अगर डिक्रीज होगी तो उसके साथ वाली जो रिलेटेड क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज होगी। सो व्हेन टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड डायरेक्टली द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू इज ऑलवेज द सेम। इसका मतलब कि अगर कोई भी दो चीज़ें डायरेक्ट वेरी करेंगी, मान लो कि एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है आपका बी, तो व्हेन ए एंड बी आर डायरेक्टली वेरी, तो वी कैन से ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और वी कैन से बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, दोनों तरह हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, सो वी कैन से ए, अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, तो इसको इक्वेट करने के लिए हमें एक सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल टू, हमें कुछ पता नहीं किया इसमें क्या बैलेंस इसको कौन करेगा, तो मैंने बोल दिया कि ए इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी। अब ये के क्या है? के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब एक ऐसा कांस्टेंट के है जो ए और बी को किसी न किसी तरीके से इक्वेट करेगा। हो सकता है के हाफ हो, के टू हो, k is any natural number, sorry, any real number, right? So this is the meaning of directly variation. ठीक, तो जैसे कि इसको हम लोग ऐसे लिखें, अब हमें यहाँ पे x और y के टर्म्स में लिखना चाहें तो अगर फिर समझते हैं एक बार हम लोग, x अगर कोई भी रिलेशन हमारा y इक्वल टू के एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना? और k क्या है? एक रेशियो है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो अगर y इज इक्वल टू के एक्स है तो कहने से k जो है इट ऑल्सो भी डिफाइन एज y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स क्या हुआ? इन दो वेरिएबल का रेशियो नहीं हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेनेवर टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली वेरी, सो देयर इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट सो द रेशियो ऑफ द वेरिएबल्स, मतलब जो कांस्टेंट होगा वो हमारे वेरिएबल का रेशियो होगा। और दिस रिमेन सेम, ये हमेशा सेम रहेगा। अब अगर आप y को चेंज करोगे तो x भी उसी तरीके से बदल जाएगा, इन दैट ऑर्डर, इस तरीके से बदलेगा कि k हमेशा हमारा सेम रहे हर एक कंडीशन में। ठीक, जैसे अब अगर मैं ग्राफिकली आपको बताऊं तो आप कह सकते हो कि अगर आप सिंपल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है स्लोप वाली, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये वाली, तो जहाँ पे x और y दो हमारी वेरिएबल्स हैं, मतलब ये हमारी लेट से x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, और y इक्वल टू एम एक्स हमारी एक लाइन जो ऐसे पास हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से आप x को चेंज करो, x बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा, x बढ़ गया तो y बढ़ गया, या x आप कम कर दो तो y भी देखो कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इक्वेशन रिलेट्स टू वेरिएबल एंड दिस रिलेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये चीज़ डायरेक्ट वेरी कर रही है। तो इसका हमारे अलजेब्रा में क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसको, तो एक्चुअली यही हमारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जॉइंट वेरिएशन ही इसका अलजेब्रा का बैकबोन है। If you solve the ratio problems, you solve the time and work problem, you solve the time and distance problem, every problem is based on this concept. ठीक है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से तैयार करना है, समझना है।
आपके सारे टॉपिक आसान हो जाएंगे। सो लेट्स टेक हियर डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल वेरिएशन। जैसे हमने यहाँ देखा y इक्वल टू के एक्स है, तो अगर हमारे पास मान लो कि कोई दो वैल्यू है, तो एक वैल्यू हमारी x1 होगी तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमारी वैल्यू y1 होगी। दूसरी वैल्यू लेट से हमारे पास अगर x2 है तो उसी करस्पॉन्डिंगली वैल्यू हमारे पास y2 होगी। और हमें पता है कि जो हमारे पास ये x1 y1 x2 y2 है, इट इज़ नथिंग इज दी x और y के ही केसेस हैं। तो एज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, so we can say y is equal to something constant into x, right? Clear है? So in that case we have y equal to kx, so I can say यहाँ पे हमारे पास जो k का वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है, तो कहने से k इज इक्वल टू y अपॉन x। अब हमारे पास अगर दो वैल्यूज हैं x और y की, तो कहने से फॉर x1 y1 आई गेट y1 अपॉन x1, फॉर द अनदर सेट ऑफ y1 x1 सॉरी y2 x2 आई गेट y2 अपॉन सॉरी इन दैट केस x1 होगा y2 अपॉन x2। एज y अपॉन x इज कॉन्स्टेंट, सो y1 अपॉन x1 इज ऑल्सो इक्वल टू k and y2 upon x2 is also equal to k, so we can say y1 upon x1 is equal to y2 upon x2। क्लियर? तो जब भी डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो हमेशा क्या कांस्टेंट रहेगा, हमेशा उन वेरिएबल का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। कितना क्लियर हो गया? इसमें से एक केस जैसे ये होता है कि कभी कभी डायरेक्ट वेरिएशन तो होता है, बट जैसे ये वाला देखो स्पेशल केस हमने बनाया, डायरेक्ट स्क्वायर वेरिएशन है। अब ऐसा बोल दे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, एनीथिंग, राइट? तो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली ना, तो इस केस पे अगर आप देखोगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा, इस केस पर y अपॉन एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। इस केस में क्या कांस्टेंट रहेगा, इस केस पे y अपॉन अंडर रूट एक्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो जैसे कि हमारे पास हमने डिस्कस अभी किया था टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस में, हम लोग अगर इस तरीके से रिलेट करें तो स्पीड जो होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड होगा। तो वी कैन से हेयर कि डिस्टेंस जो होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम होगा कि नहीं होगा। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिस्टेंस वेरी करोगे तो उसी तरीके से टाइम वेरी करेगा, और हमें क्या सेम रखना है, हमें स्पीड को सेम रखना है अगर तो। ठीक है, ऐसे टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम करो तो टाइम जो होगा वो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क अगर बढ़ेगा तो आपको अगर टाइम उतने टाइम में ही काम खत्म करना है तो आपको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपका वर्क कम हो गया, डिक्रीज हो गया, और आपको टाइम उतने ही घंटे में आपको काम करके देना है, मान लो आपको 4 घंटे में काम करके देना है और वर्क कम हो गया, तो आप क्या करोगे, आप स्लो काम करोगे, मतलब एफिशिएंसी डिक्रीज कर लोगे। ठीक, अगर आपको 4 घंटे में ही काम करना लेकिन वर्क बढ़ गया हो तो आप क्या करोगे, आप जल्दी काम करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। इस क्लियर है? तो ये क्या है, वर्क और एफिशिएंसी क्या है, दे आर डायरेक्टली वेरी। ठीक, और डिस्टेंस और टाइम क्या है, दे ऑल्सो डायरेक्टली वेरी। वाई? बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम, मान लो आप कहोगे हमारी स्पीड तो उतनी ही है, स्पीड हम नहीं कुछ बदल सकते हैं। ठीक है, मान लिया आपकी स्पीड उतनी ही रहेगी, तो आप क्या कहोगे, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है। ओके, तो मैं कहूँगा अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है तो आपकी स्पीड तो उतनी ही है, तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। या आप कह दो कि डिस्टेंस हमें कम कवर करनी है, मतलब कम कर दो डिस्टेंस, तो मैं कहूँगा अच्छा डिस्टेंस अगर आपको कम करना है तो आपका टाइम भी कम हो जाएगा, सिंस आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स डिस्टेंस और टाइम इज वेरी इन डायरेक्टली मैनर। ओके, लेट डिस्कस द concept in this given data, right? So let's say we have given distance and we have given time and distance upon time. So let's understand how there is ratio is constant है, जो मैं बोल रहा था अभी। देखो जरा, अगर डिस्टेंस मान लो 500 किलोमीटर है और टाइम मेरा कितना है, 5 घंटे है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा स्पीड कितना होगा, 100 होगा कि नहीं होगा।
500/5 मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। अब मान लो कि हमें स्पीड 100 रखनी है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं डिस्टेंस को 800 करूंगा तो हमारा टाइम देखो कितना होना चाहिए, 8 होना कि नहीं होना चाहिए, क्यों 800/8 इज स्टिल 100, दैट मीन्स 500 था तो 5 घंटे लग रहा था, 800 है तो 8 घंटे लगने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कह सकते हो कि 500/5 इज सेम एज 800/8, मतलब रेशियो देखो सेम है, बिकॉज डिस्टेंस और टाइम इज वेरी डायरेक्टली। क्लियर? ओके, सो लेट्स टेक हियर द क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ वाई वेरी डायरेक्टली विद एक्स। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन है देखो जरा, ऐसे बोलेगा द वैल्यू ऑफ वाई वेरी डायरेक्टली विद एक्स। तो आपको करना क्या है, आपको y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिख देना है। इसके बाद आपको y इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट कर लेना है और y इक्वल टू kx मान लो। ठीक, अब इसमें करना क्या है कि आपको दिया है कि विद x एंड y, अगर y 20 है व्हेन x इक्वल टू 2, तो अगर x 8 हो जाए तो y कितना होगा। बात क्लियर? सो x और y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वी हैव रिलेशन y इक्वल टू kx। ठीक, सो हमें पता है y इक्वल टू kx हमारे पास जैसे ही आया तो वी हैव y इक्वल टू kx, तो कहना इसे k शुड बी इक्वल टू y अपॉन x, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास y का वैल्यू 20 है और x का वैल्यू 2 है, तो आई गेट k इज इक्वल टू 20/2 विच कम टू 10, 10 आ गया। इसका मतलब कि हमारे पास जो y इक्वल टू kx था वो क्या बन गया, y इक्वल टू k की वैल्यू 10 हो गई, दिस इज 10x। अब हमसे कुछ भी पूछे मैं y की वैल्यू बता दूंगा। तो उसने बोला कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू को आप कितना पुट करो, x की वैल्यू यहाँ पे आपको लेना है 8 लेना है, तो हमारे पास y इक्वल टू 10x मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज 8 सो y इज 80, y इज 80। क्लियर है ये पॉइंट? चलो इसको आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, अब दोनों ध्यान से समझना। y मेरा कितना था, 20 था, तो x कितना था हमारे पास, 2 था। अब हमारे पास x कितना हो गया, 8 हो गया। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो, देखो ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, y 20 था तो ये 2 हो गया था। अब अगर x 8 है तो y कितना होगा, और क्या रिलेशन में है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखो तो x 2 से कितना बढ़ रहा है, कितने टाइम्स बढ़ रहा है, 2 से 8 हो रहा है, मतलब x की वैल्यू जो है वो 8/2 मतलब 4 टाइम्स हो रही है। x जो कितने टाइम चेंज हो रहा है, x जो चेंज हो रहा है वो 4 टाइम चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x 2 से 8 हो रहा है, मतलब 2 चौको 8, 2 4 जा 8, तो x चेंज बाई 4 टाइम्स, क्योंकि y में जो फर्क आएगा वही फर्क जो x में आया होगा वही है, क्यों, दे आर वेरी डायरेक्टली, और इनकी पावर कितनी है, 1 है, तो सीधा इम्पैक्ट जाएगा उस पर। x अगर डबल होगा तो y डबल होगा, x अगर हाफ होगा तो y हाफ होगा, x अगर रूट में होगा तो y भी रूट में होगा, x अगर क्यूब होगा तो y भी क्यूब में होगा, और अगर x अगर 4 टाइम्स होगा तो y भी 4 टाइम्स होगा। दैट मीन्स x इज 2, दैट मीन्स x कितना हुआ, 2 से 8 4 टाइम्स, तो y 20 से कितना होना चाहिए, y ऑल्सो बिकम 4 टाइम्स, 20 से कितना हो गया, 80 हो गया। राइट, तो यहाँ कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं होगी, ओनली अंडरस्टैंड द रिलेशन कि कैसा वेरिएशन है और आप वैसा दिखा दो। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, थोड़ी देर के सोचो कि लिखा हो कि y जो है वो x के साथ में डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। चलो स्क्वायर ले लो चाहे x ले लो, चलिए। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू अगर 20 है, ठीक। अब आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ x इज इक्वल टू, लेट्स से आप ले लो यहाँ पे 15 ले लो। अब ध्यान देखो x 5 से कितना हो गया, 15 हो गया, कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। सिंस y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो अगर x 3 टाइम्स होगा तो y भी कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स y शुड बी इक्वल टू 23 या 60। ठीक है, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट रिलेशन इन डायरेक्ट or inverse variation. So in that case, inverse or indirect variation refer to relationship of two variables that go in the opposite direction. That means कि अगर यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो दूसरी वैल्यू हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझे बात को? जैसे मान लो कि a और b दो वेरिएबल हैं,
तो एक अगर इंक्रीज होगा तो बी क्या है, डिक्रीज होगा, या अगर ए जो होगा वो डिक्रीज होगा तो बी क्या होगा, बी इंक्रीज होगा। तो इस तरीके के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स और इनडायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे लिखा है द वेरिएबल्स दैट्स गो इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेरिएबल इनडायरेक्ट वेरी कर रहे हैं तो उनका क्या कांस्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, उनका प्रोडक्ट इज कांस्टेंट रहेगा, राइट। जैसे ए और बी इनडायरेक्टली वेरी करेंगे तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। सो इन दैट केस ए इज इक्वल टू के कांस्टेंट हमने ले लिया, के अपॉन बी हो गया। सो if I multiply a into b, I get a into b is equal to k. It is something constant. So if two variables are indirectly vary, so their product is always constant. Or if two variables are directly vary, their ratio is always constant. Clear? So let's say if y is equal to just a minute. Yeah. In that case, this is wrong. Y is equal to k by x. So xy is equal to k. Okay, k is always the same number. That means if we vary x, then y also vary. But ultimately the product is always same. So k is always same number here. Okay, let's understand the concept with the example. So what is the meaning of inverse or indirect? So y is equal to k by x, xy is equal to k. The value of y vary inversely with x. Y is inversely proportional to x. Y is indirectly proportional to x. स्पेशल केस क्या होगा, y is equal to k upon x स्क्वायर। बात वही है कि अगर अभी हमने क्या किया था, रिलेशन क्या हो सकता है, y indirectly proportional to 1/x, y indirectly proportional to 1/x स्क्वायर, सारे तो इनवर्स ही हैं, y indirectly proportional to 1/x क्यूब, anything is possible, or y square indirectly proportional to 1/x, anything is possible, but relation is indirectly. That means product of this number, product of this number, product of this number, product of this number is remains same. इसका अपना एक कांस्टेंट होगा, वो भी हमेशा सेम रहेगा, इसका हमेशा एक दूसरा कांस्टेंट होगा, वो भी सेम ही रहेगा, ठीक। So now let's take a data in which understand the indirect relation, how indirect vary. So let's take here, let the speed of car is 25 kilometers per minute and time is given in minutes है, x is what, इसको मैं ले लेता हूँ किलोमीटर पर मिनट में, क्योंकि यहाँ पे मिनट में दिया इस वजह से, ठीक। लेट्स से अगर कि कार की स्पीड 25 किलोमीटर पर मिनट है तो वो अगर 10 मिनट तक चलेगी, मूव करेगी, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 250, ठीक। अब अगर कार की स्पीड 30 हो जाए, ठीक है, और डिस्टेंस हमारी वही रहे, मतलब डिस्टेंस हमें जितना चलना उतना पहले था इस वाले केस पे, और डिस्टेंस हमेशा इस वाले केस पे सेम है, जैसे यहाँ पे 30 कर दिया हमने स्पीड को लेकर। तो क्योंकि हमने क्या किया, कार की स्पीड को 25 से 30 कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो टाइम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। आप समझो यहाँ पे बात को, रिलेशनशिप समझते हैं। अगर हमारे पास कार की स्पीड 25 से 30 हो रही है तो ये तो बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस डिस्टेंस जो है वो हमें सेम रखना है, सेम जाना है। मान लो कि आपको ए से भी जाना है, ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है। अब आपकी स्पीड पहले 25 थी तो आपको टाइम लग रहा था 10 मिनट, लेकिन अगर मेरी स्पीड 30 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी स्पीड तो बढ़ गई, तो टाइम क्या होगा, टाइम उससे करस्पॉन्डिंग 8.33 लग रहा है। वो कैसे सॉल्व करना भी बताएंगे, लेकिन समझो कि 25 से अगर मेरी 30 स्पीड बढ़ रही है तो हमारा टाइम क्या कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्पीड है और जो टाइम है वो कैसे वेरी कर रहा है। स्पीड बढ़ रही है तो टाइम हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर उल्टा चलूँ, अगर स्पीड कम हो रही है, 30 से 25 हो रही है, कम हो रही है स्पीड, अगर ठीक स्पीड अगर कम हो रही है तो टाइम बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। देखो 8.33 मिनट से कितना हो गया, 10 हो गया कि नहीं हो गया। दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो स्पीड होगा, जो हमारा स्पीड होगा वो कैसे वेरी करेगा। स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए जरा, टाइम। ये चीज क्लियर हो रही। दैट मीन्स स्पीड इनटू टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस। यही कांस्टेंट बोल रहा था ना। तो स्पीड और टाइम कैसे वेरी करेंगे, स्पीड एंड टाइम इज वेरी इनडायरेक्टली, ठीक।
Let's take example. The value of y vary inversely or indirectly. तो y जो है x के साथ में इन्वर्सली वेरी करेगा, तो कहने से y indirectly proportional to 1 by x, so that xy is equal to any constant के, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है। सो अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू दे रखी है 3, तो y का वैल्यू 4 आ गया है, तो अगर y का वैल्यू 6 है तो x कितना आना चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि y जो हमारे पास कितना है, y इक्वल टू kx हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी दो वैल्यू रखूँगा। एक बार मैं अपने यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना 3 और 4 दिया है, सो वी कैन से हियर y इज इक्वल टू k बाई x, ये रिलेशन होगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब x3 दिया हुआ है और y कितना है 4, दैट मीन्स अभी कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। x3 है, y कितना है 4, तो k कितना आ गया, k कम्स हियर 12। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एक्स वाई इज इक्वल टू के था, वो k कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये हमारे पास रिलेशन है एक्स वाई इक्वल टू 12, मतलब एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना है 12 है। अब सीधा बताओ, अगर y 6 हो जाए तो प्रोडक्ट आपको रखना है 12, तो x2 नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। 6 टू 12, 4 टू 12, ये पहले क्या था, पहले था 4 टू 12, अब हो गया 6 टू 12, ठीक। अब इसको आप ऐसे समझो, जैसे ये इक्वेशन नहीं लिखनी है आपको, तो मुझे पता है कि x जो है वो इनडायरेक्टली वेरी कर रहा है। कैसे, जरा बताओ। पहले x कितना था, x मान लो 4 है, और y कितना था, y था 3। अब मान लो हमें यहाँ पे जो x है वो 6 हो जाए, 6 हो जाए, तो y कितना होगा। जरा सोचो कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट है। तो जो x है वो कितना बदल रहा है, 4 से 6 हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है। तो कितने टाइम्स अगर हो रहा है उसको अगर निकाला जाए तो हम कैसे निकालेंगे, न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू। ये देखो न्यू वैल्यू 6 है x की, और कितनी पहले थी, 4 थी, तो 6/4 से वैल्यू बदल रही है, मतलब 3/2 से। कहने से x जो है वो कितने टाइम्स बदल रहा है, x जो है वो 3/2 टाइम्स बदल रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर x 3/2 बदलेगा तो y कितना बदलेगा, क्योंकि इनवर्स है तो बदलेगा 2/3। ये तो मतलब होता है इनवर्स का। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर x ट्वाइस है तो y ट्वाइस होगा, x अगर हाफ होगा तो y हाफ होगा, x अगर 3/2 होगा तो y 3/2 होगा। बट दिस इज इनडायरेक्ट वेरिएशन, सो अगर x हाफ होगा तो y डबल होगा, x अगर 2 होगा तो y हाफ हो जाएगा, x अगर 3/2 होगा तो y 2/3 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस वैल्यू बिकम्स 2/3 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। सो द आंसर वुड बी 3 into 2/3. If I solve it, I get the answer 2. तो in that case answer is 2. ठीक, एक और सेट लेते हैं हम लोग, सेम रिलेशन में दे रहा हूँ आपको अभी भी। x इनडायरेक्टली वेरी विद y। अब सोचो x की वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू मान लो कि कितना हो गया, ले लो 15, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू आप बताओ, अगर y का वैल्यू 45 हो जाए, कितना हो जाए, 45 हो जाए। तो आप पहले देखो कैसा रिलेशन है x और y में। तो आपने देखा कि x कैसा वेरी कर रहा है, x इनडायरेक्टली वेरी कर रहा है। इनडायरेक्टली वेरी में सब उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब क्या हुआ कि x y, अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू पता है दोनों साइड की, है ना, तो y निकालो। तो y कितना है, y पहले 15 था, तो अब कितना हो गया, 45 हो गया। देखो कितने टाइम्स वैल्यू बदल गई। तो देखो y जो है वो कितने टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई कि नहीं हो गई। तो अगर y 3 टाइम्स हो गई है तो x कितना होना चाहिए, x शुड बी 1/3 टाइम्स होना चाहिए। किसका, पहली वाली वैल्यू का। पहली वैल्यू कितनी थी मेरे पास, x की 4 थी, तो अब कितनी आ जाएगी, 4/3, ठीक है, विच इज 1.33। क्लियर है। नेक्स्ट रिलेशन वेरिएशन आर कंबाइंड वेरिएशन। जैसे आपने देखा होगा कभी, तो हमने यहाँ पे वेरिएशन जो पढ़ा है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ा है। बट अब यहाँ पे क्या है कि अभी तक हमारे पास 2 क्वांटिटी थी, या तो x और y, बट अब यहाँ पे हमारे पास 2 से ज़्यादा क्वांटिटी होने वाली हैं। तो उनकी जो रिलेशंस को कंबाइंड करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग जॉइंट वेरिएशन और कंबाइंड वेरिएशन। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फोर्स का, F = mg, मास इंटू ग्रेविटेशन। दैट मीन्स यहाँ पे एक वेरिएबल f है, एक वेरिएबल m है, एक वेरिएबल g है। सो कहने से f जो है वेरी कर रहा है, f जो वेरी कर रहा है, कैसा वेरी कर रहा है, जॉइंटली विद द प्रोडक्ट ऑफ
मास एंड ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एफ वेरी कर रहा है जॉइंटली विद द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, तो अगर मैं मास और ग्रेविटी के प्रोडक्ट को कर लूँ और कैसा वेरी कर रहा है जॉइंटली, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इन टू जी, सो एफ इज इक्वल टू एम जी। ऐसे ही अगर मान लो एक रिलेशन मेरे पास है ए इक्वल टू बी इंटू सी बाई डी, इसका मतलब कि यहाँ पे 4 वेरिएबल हो गए, तो b इंटू सी प्रोडक्ट में है बट d क्या है नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है वो डायरेक्टली, क्योंकि देखो यहाँ सीधा क्या रेशियो में है और क्या प्रोडक्ट में है, तो क्या b इंटू सी कभी भी प्रोडक्ट में a के आ सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, जस्ट मिनट, हाँ, a इक्वल टू लिखा हुआ है b इंटू सी अपॉन डी। तो देखो कैसे कौन सी चीजें यहाँ पे डायरेक्ट वेरी कर रहे हैं और कौन से इसमें इनडायरेक्टली वेरी कर रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में। ठीक, जरा बताओ बी और सी जो है क्या कभी भी ए के प्रोडक्ट में आ सकते हैं क्या? आप इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ यहाँ 1 मान लो, तो ज्यादा ये नीचे ही आ पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो बी और सी के साथ में किस पे है, रेशियो पे है कि नहीं, रेशियो का मतलब डिवीजन पे है कि नहीं। कहने से कि ए जो है बी और सी के साथ में कैसा वेरिएशन शो कर रहा है, ए जो है बी और सी के साथ में डायरेक्ट वेरिएशन शो कर रहा है। लेकिन जो डी है वो कहां पर है, वो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे है, तो डी जो है वो कभी क्या रेशियो में आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो कहां पे जाएगा, ए के पास जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ए इंटू डी आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि डी इज वेरी कैसा, इनवर्सली, और ए कैसा वेरी कर रहा है, बी और सी के साथ में डायरेक्टली। ठीक है, सो लाइक डायरेक्ट वेरिएशन बट इन्वॉल्व मोर देन वन वेरिएबल, जैसे कि एक रिलेशन मेरे पास है y इक्वल टू के एक्स जेड स्क्वायर, तो आप कह सकते हो कि y वेरी ज्वाइंटली विद द प्रोडक्ट ऑफ x एंड स्क्वायर ऑफ z। जैसे क्यूबॉइड का आपने वॉल्यूम देखा है तो आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम आल्सो वेरी एज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो पाई आर स्क्वायर, सो वी कैन से द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑल्सो वेरी विद v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द radius का square into its height, like this. Okay, so now next question, the volume of the wood in a tree V vary directly as a height h and square of the girth, मतलब उसकी जो भी मोटाई होगी। so कहने से इसका जो वॉल्यूम होगा V, अगर इसके मैं रिलेशन को लिखूं बस केवल अभी, आप केवल रिलेशनशिप लिखना सीख लो, वो एक बार लिख लिया तो आपका क्वेश्चन तो हलवा हो जाएगा। ठीक, तो V वेरी डायरेक्टली एज ए हाइट, चलो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h मान लिया हमने, और स्क्वायर ऑफ इट्स गर्थ, मतलब ये हो गया हमारा पहला रिलेशन। दूसरा क्या हो गया, स्क्वायर इट्स गर्थ, दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी गर्थ को मान लो G मान लो, इट इज G और इसका स्क्वायर। तो कहने से ये दोनों रिलेशन को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक जॉइंट वेरिएशन। क्या मिलेगा मुझे, एक जॉइंट वेरिएशन v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g स्क्वायर, मतलब गर्थ का स्क्वायर। तो अगर इनको मैं कंबाइंड करूं तो कहने से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट इनटू गर्थ का स्क्वायर। सो इसमें हम इक्वलिटी साइन लगा सकते हैं, तो कहने से v इज इक्वल टू k इंटू एच जी स्क्वायर, यही रिलेशन हमारा काम करने वाला है। ठीक, सो हियर गिवन डेटा क्या गिवन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्री इज 144 क्यूबिक मीटर व्हेन द हाइट इज 20 मीटर एंड गर्थ इज 1.5 मीटर। ठीक है, तो हमें v दिया है, हमें g दिया है, हमें h दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पूछा क्या गया आपसे, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री विद द वॉल्यूम ऑफ 1000 एंड गर्थ इज 2 मीटर, h मिसिंग कर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप हमने क्या बनाया, हमने बनाया v इक्वल टू हाइट इंटू गर्थ का स्क्वायर, तो दैट मीन्स v इक्वल टू के एच जी स्क्वायर। हमारे पास v कितना दिया है 144, h कितना दिया है 20, g कितना दिया है 1.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आकर कितना है, दिस इज 45k इज इक्वल टू 144, सो k कम्स हियर 3.2। दैट मीन्स हमारा जो रिलेशनशिप का बन गया वो बन गया v इक्वल टू 3.2, ये k हो गया इंटू h इंटू जी का स्क्वायर। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द h। हमें v दिया है और हमें g दिया है अगले डेटा के लिए। बस हमने क्या किया, v का वैल्यू 1000, k का वैल्यू 3.2, h इस स्क्वायर हो गया और हमारे पास g जहाँ पे था, g हमारे 2 दिया था।
सो वी गॉट 2 स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो यहाँ पे हाइट आएगी वो आएगी 78.125 मीटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जॉइंटली रिलेटेड टू द हाइट एंड द बेस। सबसे पहले आप समझो रिलेशनशिप को। कह रहे कि जो ट्रायंगल का एरिया है वो किस पे वेरी कर रहा है, हाइट और बेस से जॉइंटली वेरी कर रहा है। दैट मीन्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट को h मान लेते हैं और बेस को हम लोग b मान लेते हैं। आप इसको l और b भी मान सकते हो, आपको फॉर्मूले पता है, इक्वल टू क्या होता है, l इंटू बी होता है। ठीक, चलो यहाँ पे हाइट बोल रहा है तो मैंने इसको h मान लिया, कोई बात नहीं, दे आर स्टिल वेरिएबल। तो कह रहा है कि कोई भी एक ट्रायंगल है जिसका जो हाइट और बेस से वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है। अब कह रहे हैं कि अगर बेस जो है उसको मैं 40% इंक्रीज कर दूं और हाइट को मैं अगर 10% डिक्रीज कर दूं तो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंजेस ऑफ द एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं हाइट को कितना कर दूं, 10% डिक्रीज कर दूं और बेस को मैं 40% इंक्रीज कर दूं तो कितना परसेंट एरिया चेंज हो जाएगा। आप जरा ध्यान समझो। पहला चीज़ क्या है, ए जो है एरिया को ए मान लिया हमने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, उसका बेस और उसका ट्रायंगल का बेस और ट्रायंगल का हाइट। अच्छा सॉरी, हाइट ही है उसका, ट्रायंगल ही था वो, बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल का तो हाइट बेस ही होगा ना। सो ओके, सो दैट मीन्स अब क्या हुआ कि जो बेस है उसको आपने कितना परसेंट चेंज किया, 40% आपने इंक्रीज कर दिया और हाइट को आपने क्या किया, 10% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो बताना है कि ए जो है वो कितना परसेंट चेंज होगा। ठीक, अब इस केस पर हमें करना क्या है कि हमें पता नहीं कि इनिशियल बेस कितना था, इनिशियल हाइट कितना था, तभी हमसे यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि एरिया कितना था, पूछा कितना परसेंट चेंज हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में परसेंट और परसेंट अगर डेटा गिवन है तो हम लोग परसेंट में ही आंसर दे पाएंगे इसका। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। वैसे आपको मैं बताता हूँ एक मेथड सिंपल सा, पहले बेसिक समझो इसका। जब सोचो कि अगर कोई चीज़ मान लो 25% बढ़ती, कितनी, 25% बढ़ जाती है, तो कहने से वो वैल्यू जो होगी वो 125% हो जाएगी। और 125% का मतलब क्या हुआ, 125/100 हो गई, मतलब क्या हुआ, 1.25 हो गई। तो अगर कोई चीज़ 25% इंक्रीज होती है तो वैल्यू क्या हो गई, 100 पे 25 बढ़ गए, 125% हो गई। और अगर मैं 125% को सॉल्व करूँ तो 1.25 ही तो आएगा। तो मैं इस चीज़ को इतना क्यों लिखूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि अगर कोई चीज़ 25% बढ़ती है तो वैल्यू 1.25 कर दूंगा, है कि नहीं। अब अगर कोई वैल्यू मान लो 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती है तो मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं इसको 1.30 लिखूँगा। अगर कोई वैल्यू मान लो 8% बढ़ जाती है तो इसको क्या लिखूँगा, मैं इसको 1.08 लिखूँगा। अगर कोई वैल्यू मान लो 10% बढ़ जाती है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, मैं इसमें क्या करूँगा, 1.10 लिखूँगा। ऐसे डिक्रीज का फंडा है। अगर कोई वैल्यू 20% डिक्रीज हो जाती है तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 0.80 लिखूँगा। मतलब 1 से 20 कम हो गया। ऐसे देखो, अगर 20% कम हो गई तो वैल्यू पहले 100 से 20% कम कर दिया तो कितना परसेंट हो गई, 80% हो गई ना। तो 80% को आप क्या लिखोगे, 80/100 लिखोगे ना। तो 80/100 कितना होगा, 0.80 तो होगा। तो बस उसको डायरेक्ट लिखो आप। ठीक, तो इसी तरीके से अगर बेस जो है वो 40% अगर बढ़ जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.4 हो जाएगी, बी हो जाएगी। बी कुछ भी है तो 1.4 बी हो जाएगी। और अगर हाइट 10% कम हो जाएगी तो हाइट कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी, मतलब 0.9h हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हमारा कितना एरिया बनेगा, पहले हमारा एरिया बनेगा b इंटू एच। अब डायरेक्टली है तो हाफ लगा लो, हाफ तो इसमें भी लगेगा इक्वलिटी बनाने के लिए। तो ये एरिया हमारा कितना आया, BH/2 आया पहले का। लेकिन अब कितना आएगा, अब तो आएगा 1.4b इंटू 0.9h एरिया। ठीक है, ए। इसका मतलब क्या हुआ, 1.4 इंटू 0.9 तो 49 या सीधी बात है ना। कितना आएगा 49 जरा बता दो, 126। तो 126 और 2 नंबर में डेसिमल लगा है 2 प्लेस के बाद, तो कितना आएगा
1.26 BH आ जाएगा, अपॉन टू कर दो, टू काट दो। इसका मतलब कि पहले हमारा एरिया कितना था, BH था, अब एरिया कितना हो गया हमारे पास 1.26 BH हो गया। तब समझो जरा, जब B है वो 40% बढ़ के 1.4 B हो जाएगा। इसका मतलब 1.4 का मतलब क्या हुआ, 40% वैल्यू बढ़ गई। हाइट जो हमारी 10% कम हुई थी तो वैल्यू कितनी हो गई थी हमारी, 0.9 हो गई थी। मतलब 0.9 जो है 1 से कितना कम हो गया, 0.1, मतलब 10% कम हो गई। सिमिलरली अगर हमारा एरिया B इंटू एच है तो हमारा एरिया कितना हो गया, 1.26 BH हो गया। इसका मतलब कि जो हमारा एरिया कितना परसेंट चेंज हो गया, 1 प्लस 0.26, और 0.26 का मतलब कितना हुआ, 26% हमारा एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। नाउ मूव टू क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द संतोष इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ हिज एज। मतलब जो संतोष है उसकी जो हाइट है वो कैसे वेरी कर रही है, प्रोपोर्शनल है किसके, उसकी स्क्वायर रूट ऑफ हिज एज। मतलब उसकी अगर मैं एज को a मान लूँ तो इट इज समथिंग h इज इक्वल टू अंडर रूट a। दिस इज अ रिलेशन हियर। What will be the height of Santosh at 16 year if he is 4 foot tall at age of 9 year? जब वो 9 साल का था तो उसकी हाइट अगर 4 फुट थी, तो अगर वो 16 साल का हो जाएगा तो उसकी हाइट कितने फुट की होगी। और हमें पता है कि हाइट जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रही है उसकी स्क्वायर रूट ऑफ एज पे, तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट a। इतना क्लियर हो गई बात, ओके। So h is equal to root a. So can you say there is any proportionality constant to k under root a। हमें k एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो हमें पहले क्या गिवन था, h का वैल्यू 4 फुट दिया था जब वो 9 ईयर का था। तो मैंने क्या किया, a की जगह में 9 रख दिया और h की जगह में 4 रख दिया। तो k का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 4/3। यही तो अननोन था हमारे पास। दैट मीन्स h इज इक्वल टू हमारे पास जो बन गया रिलेशनशिप, कितना बन गया, 4/3 अंडर रूट a। अब हमसे कुछ भी पूछे हम सब बता सकते हैं। हमें a कह रहा 16 साल का जब होगा तब बताओ कितनी हाइट होगी, 25 साल का होगा तो तब कब कितनी हाइट होगी। तो ठीक है, तो a अगर 16 साल का हो गया तो ये वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। और 16 से क्या होगा, बाहर निकल के रूट से 4 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 4 16/3। और 16/3 कितना होगा, 5:1/3। और 1/3 मतलब 5 फुट, और 1/3 का मतलब कितना हुआ, 4 इंच। कैसे भाई, 1/3 फुट, 1 फुट कितने होता है, 1 फुट होता है 12 इंच का जी, है ना। तो 12 इंच को 1/3 कर दो तो कितना हो गया, 4 इंच हो गया। तो 5 फुट 4 इंच का संतोष की हाइट हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि a का वैल्यू आप पूछो कि भैया a की वैल्यू अगर 17 साल हो गया या 20 साल हो गया तब कैसे निकालोगे। ठीक है, तब हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ जाएगा। बट एग्जाम में क्या होगा कि एज a स्क्वायर रूट में दिया है तो हमेशा a का वैल्यू वो क्या करेगा, ऐसा नंबर देगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे इस केस पे हमें 16 दिया था, 9 दिया था, हो सकता है 25 दे दे, 36 दे दे, 49 दे दे, एनी परफेक्ट नंबर आपको देना चाहिए इसके लिए। ठीक, क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। समझिए रिसन, प्रेशर जो है गैस का वो कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, इसके टेम्परेचर से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके वॉल्यूम से। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, एक प्रेशर है, एक टेम्परेचर है, एक वॉल्यूम है। तो पहले सबसे पहले आप क्या करो, इसका रिलेशनशिप बना लो। मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो डायरेक्टली में क्या सेम होता है, डायरेक्टली में रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स वी कैन से, अगर रेशियो कांस्टेंट होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, वी कैन राइट हियर प्रेशर जो है हमारे पास वो डायरेक्टली वेरी है, तो P/T इज अ कांस्टेंट। ठीक, रेशियो कांस्टेंट होगा। और इन्वर्सली कैसे वेरी कर रहा है, इन्वर्सली वॉल्यूम से कर रहा है प्रेशर, तो इन्वर्सली में क्या होता है, प्रोडक्ट, तो P × V इज अ कांस्टेंट। मान लो यहाँ पे K1 मान लो। तो अगर मैं इनको कंबाइंड करूँ तो कैन ई से P के साथ में वॉल्यूम आ गया और T कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो कैन ई से PV/T, लेट से इसको K2 मान लेता हूँ, तो PV/T इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो P × V क्यों लिया, क्योंकि प्रेशर जो है वो आपका वॉल्यूम के साथ कैसे वेरी कर रहा है,
इनवर्सली वेरी कर रहा है, तो P इंटू वी प्रोडक्ट कर लिया, और डायरेक्टली किससे वेरी कर रहा है, टेम्परेचर से, तो P बाई टी कर लिया, दैट मीन्स पी वी अपॉन टी इज अ कॉन्स्टेंट। ये रिलेशन होगा। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है कि अगर प्रेशर 150 पास्कल है, वॉल्यूम 20 क्यूबिक मीटर है और टेम्परेचर 100 केल्विन है, ठीक है। तो फाइंड द फाइनल टेम्परेचर इफ द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर एज द सेम गैस इज 8 क्यूबिक मीटर एंड 150 पास्कल अंडर द सेम कंडीशन। तो सीधा बात है भाई, क्या रिलेशन हमारे पास आ गया था, पी वी टी अपॉन के आ गया था, तो बस पी वी टी अपॉन के है, तो हमारे पास इसको मैं दो सेट दिए हुए हैं, तो उसको मैंने P1 V1 अपॉन T1 लिख लिया। एज दिस इज ए कांस्टेंट, तो अब इसकी वैल्यू को वेरी करा दो, P2 V2 T2 कर दो, तो भी कुछ भी वेरिएशन कराओगे तो ये, बट ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इनकी वैल्यू को मैंने प्लेस कर दिया 150 20 100 इधर, और जो भी अननोन है यहाँ पे, अननोन क्या है हमारे पास, तो टेम्परेचर, इसको प्लेस किया और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आई गेट T2 इज इक्वल टू 40 केल्विन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके। अभी इसके आगे 3-4 क्वेश्चन और होंगे, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसमें से कंसेप्ट को सीखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो आगे आने वाले आपके अलजेब्रा में, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, जिनका काफ़ी वेटेज होता है आपके एग्ज़ाम में, वो सारे इन्हीं रिलेशन पे डिपेंड है। बस आप अगर इनको सीख जाओगे तो आपको सारी अलजेब्रा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, ओनली यूज द लॉजिक। Okay, so thank you for watching this session. Like and share this session and subscribe the channel. Thank you very much.